लब्धिसार ग्रंथराज आचार्य नैमित चंद स्वामी जी द्वारा रचित 9 अधिकार, जिसमें पहले नंबर का अधिकार प्रथमोपम सम्यक अधिकार चल रहा है। सबसे पहले प्रथमोपम सम्यक अधिकार मतलब मंगलाचरण करते हुए प्रथमोपम सम्यक दर्शन किससे होता है इसका वर्णन करते हुए पंचलब्धि पूर्वक होता है। तो पंचलब्धियों का वर्णन करके करण लब्धि में आधाकरण अपूर्वकरण का वर्णन किया है। अपूर्वकरण में 4 आवश्यक कार्य होते हैं: स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। तो स्थिति कांडघात का वर्णन कल अपन ने सुना था कि स्थिति कांडघात किसे कहते हैं। तो सत्ता में स्थित स्थिति के निषेकों को एक अंतर्मूर्त के द्वारा, अंतर्मूलक समय समूह के द्वारा ऊपर की स्थिति का घात नीचे के स्थिति के निषेकों में दे देना से स्थिति कांडक घात कहते हैं। ऐसे अपूर्वकरण में संख्या 1000 स्थिति कांडक घात होते हैं। अपूर्वकरण में कितने कांडक घात होते हैं? संख्या 1000 स्थिति कांडक घात होते हैं। कल पढ़ा था कि उसमें 3-4 चीजें अपन को ध्यान में रखना है। जितने निषेकों को स्थिति को घात करना है उनको स्थिति कांडक आयाम कहेंगे। जितने समय में काम होगा उसको स्थिति कांडोत्करण काल कहेंगे। और जितने समय में होगा उसको स्थिति कांड, और जितने द्रव्य को नीचे करेंगे उसको कांडक द्रव्य कहेंगे। और पूरे काम हो जाएगा एक अंतर होकर उसको कांडक घात कहते हैं। ठीक है, कल अपना विषय हो चुका था। आज अपन को 78 नंबर की गाथा का भी अपना विषय हो चुका है कि आयु कर्म को छोड़ करके, इसमें बताया था आयु कर्म को छोड़ करके शेष मतलब सब कर्मों में स्थिति कांडक घात होता है। आयु कर्म में नहीं होता तो अगर शेष कर्मों में होता है तो शेष कर्म में जब अपूर्वकरण के प्रथम समय से काम शुरू हो गया तो अपूर्वकरण के समय जितना स्थिति सत्य था अंतिम समय में उससे संख्या गुणाहीन स्थिति सत्य बचता है। अपूर्वकरण के पहला वाला जो कांडक आयाम का प्रमाण था उससे अंतिम कांडक आयाम का प्रमाण उससे संख्या गुणाहीन हो जाता है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जितना स्थिति बंद हो रहा था अपूर्वकरण के अंतिम समय में उससे संख्या गुणाहीन स्थिति बंद होता है। ये 3 चीजें जिसको ध्यान में रखना। अब आगे गाथा 79 नंबर की चल रही है। 79 नंबर की गाथा है जिसमें अनुभाग कांडक के स्वरूप को दिखाते हैं। उसमें कितना काल लगता है तो उसका वर्णन करते हैं। अनुभाग का मतलब अब अभी तक तो अपन स्थिति घटा रहे थे, अब अपन उसकी जो फल देने की शक्ति है उसको भी, वो भी काम हो रहा, उसकी फल देने की शक्ति को भी घटा रहे हैं कर्मों की। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी घटती है, स्थिति देर से घटती है। तो उसके अनुसार से कितने एक स्थिति कांडक घात में कितने अनुभाग कांडक घात आदि होते हैं तो उसका इसमें गाथा में वर्णन करते हैं। एक एक ठिधि खंड निवड्ढण ठिधि बंद औसरण काले संखेत सहस्राणि निवडन्ति रसस्य खंडाणि। भैया की आगे आवाज नहीं आ रही है, यहाँ की आवाज आज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एक एक ठिधि खंड निवड्ढण ठिधि बंद औसरण काले संखेत सहस्राणि निवडन्ति रसस्य खंडाणि। बोलो। ठिधि खंडय एक एक ठिधि खंडय निवडन ठिधि बंद ओसरण काले संखेज सहस्राणि निवडन्ति रसस्य खंडाणि। अब आई दीदी नहीं आवाज? वो हमने अपना बंद किया जब आए नहीं तो नहीं।
क्या हुआ कि इसमें इस गाथा में बता रहे हैं कि एक एक माने एक एक बिल्कुल वो एक एक ठिधि खंड माने स्थिति कांडक घात निवर्ण माने पूर्ण होने पर, यानी एक एक स्थिति कांड का उत्कीर्ण होने पर, और ठिधि बंधु शरण काले उतना ही काल, स्थिति बंधु शरण काल में स्थिति बंधाकरण का काल है। तो करे एक एक स्थिति कांडक घात और एक स्थिति बंध के उषण काल में, उनके पूर्ण होने के काल में संखेज सहस्राणी निवर्तन्ति रसस खंडाणी, संख्यात हजार, रसस खंडाणी माने अनुभाग, रस माने अनुभाग, खंडाणी अनुभाग खंड निवर्तन्ति होते हैं। एक एक स्थिति कांडक घात होता है, उसमें जितना समय लगता है उसका संख्यात्मक हजार भाग एक अनुभाग कांडक घात में लगता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब एक स्थिति कांडक पूर्ण होगा उसमें अनुभाग कांडक संख्यात हजार हो जाएंगे, यानी संख्यात हजार अनुभाग कांडक घात होने पर एक स्थिति कांडक घात होता है। क्या कह रहे इस गाथा में कि जब एक स्थिति बंधाकरण काल और एक स्थिति कांडक घात, इन दोनों में काल बराबर है और दोनों में जितना काल लगता है अनुभाग कांडक घात में बहुत कम काल लगता है। तो कह रहे हैं ऐसे तो अनुभाग कांडक कितने हो जाते हैं इसके पूर्ण काल के में, तो कह रहे हैं संख्यात हजार हो जाते हैं, यानी संख्यात हजार अनुभाग कांडक घात होने पर एक स्थिति कांडक घात एक स्थिति बंधाकरण होता है। स्थिति बंधाकरण स्थिति कांडक घात का काल बराबर है। जैसे कि उदाहरण से अपन मान लें कि एक स्थिति बंधाकरण एक स्थिति कांडक घात 10,000 समय में होता है। एक अंतर्मुहूर्त काल है, उस अंतर्मुहूर्त काल के अपन समय कितने मानना है 10,000 समय मानते, वैसे तो संख्या समय, तो 10,000 समय में होता है। तो 10,000 समय में यदि एक अनुभाग कांडक घात स्थिति कांडक घात होता है तो अनुभाग कांडक घात 5 समय में होता है, 5 समय में एक एक अनुभाग कांडक घात हो रहा है। तो 10,000 समय में अपने अनुभाग कांडक कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे 2,000। 2,000 अनुभाग कांडक घात होने पर एक स्थिति कांडक घात स्थिति बंधाकरण होता है। स्थिति बंधाकरण में नवीन स्थिति जो बांध रहे हैं कर्मों की उनमें घात होता है, मतलब उनको कम करते हैं, और जो कांडक घात है उससे सत्ता में जो स्थिति थी उसका घात करते हैं, इसलिए सत्ता वाली स्थिति का घात करके उसको क्या बोलते हैं कांडक घात, स्थिति कांडक घात। क्यों कांडक घात, कांडक क्यों बोला, क्योंकि वो एक समय में काम नहीं हुआ, वो समय समूह में हुआ, यानी एक अंतर्मुहूर्त में काम हुआ, इसलिए उसको कांडक घात बोलते हैं। और स्थिति बंधाकरण ये भी अपन का एक अंतर्मुहूर्त में हुआ, एक अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति बंधाकरण हुआ, तो जितना काल स्थिति कांडक घात में लगा 10,000 समय यहाँ लगे तो 10,000 समय इसमें लगे। लेकिन अनुभाग कांडक घात में तो 5-5 समय में हो रहा, जैसे अपन के सेकंड लगा है तो अनुभाग कांडक घात में, और मिनट 1 मिनट का काल लगा मान लो स्थिति कांडक का, तो उसमें इतने सारे अनुभाग कांडक घात हो जाते। सरलता से समझने के लिए ऐसा ही कह सकते हैं। इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं। जाकर एक बार स्थिति सत्य घटाई, कांडक घात में क्या घटना है स्थिति सत्य, जाकर एक बार स्थिति सत्य घटाई है, ऐसा स्थिति कांडोत्करण काल, और जाकर एक बार स्थिति बंध घटाई है। स्थिति बंध कहेंगे संक्षेप में, तो स्थिति बंध का अर्थ नहीं लगना कि स्थिति बंध मतलब स्थिति बंधाकरण, तो कह ऐसे एक बार स्थिति बंध घटाई है, सो स्थिति बंधाकरण काल ये 2 समान है, अंतर्मुहूर्त मात्र है, बहुरी जिस एक विषय जाकर अनुभाग सत्य घटाई है, ऐसे अनुभाग खंडोत्करण काल संख्या 1000 हो है। जाते 30 काल थे अनुभाग खंडोत्करण, यही काल संख्यात में भाग मात्र है। इसका समय कितना है, तो कह रहे इसका काल संख्यात में भाग मात्र है। एक स्थिति कांडक घात तथा एक स्थिति बंधाकरण का काल समान अंतर्मुहूर्त है, पर इनके काल के भीतर हजारों कांडकों का पतन, अनुभाग कांडकों का पतन हो जाता है।
यह उक्त कथन का तात्पर्य है। हो गया ना बिल्कुल सरल कि एक स्थिति कांडक घात एक स्थिति बंधाकरण में जितना समय लगता है उसका संख्यात्मक भाग संख्यात हजारवां भाग एक अनुभाग कांडक घात में लगता है। स्थिति कांडक से हम स्थिति का घटाएंगे, स्थिति बंधाकरण से नवीन स्थिति बंध घटाएंगे और अनुभाग कांडक घात से हम सत्ता का अनुभाग घटाएंगे। 3 काम हो रहे हैं। सत्ता में सब लेकिन स्थिति में तो सब, चाहे पुण्य कर्म की स्थिति हो चाहे पाप कर्म, सबकी स्थिति का घात हो रहा, लेकिन अनुभाग का सबका घात नहीं होता। अनुभाग में पाप प्रकृतियों का ही घात होता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कभी नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे अपना अनुभाग बढ़ता जाता है, घात नहीं होता कभी भी। इसलिए पुण्य का घात नहीं होता और स्थिति का घात होता है। तो इसलिए उसमें बता दिया कि सत्ता में स्थित जो अनुभाग रहता है तो सत्ता में स्थित अनुभाग को घटाना अनुभाग कांडक घात कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? सत्ता में स्थित स्थिति को घटाना, समय समूह में घटाना स्थिति कांडक घात। अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल है कि सत्ता में स्थित अनुभाग को घटाना। सत्ता में स्थित अनुभाग को भी एक अंतर्मुख के माध्यम से घटा लेना उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अब आगे देखो 80 नंबर की गाथा में, असुहाणम परिणीणम अनंत भागारसस्य खंडाणि स्वपरिणीणम नेमा नत्थितिरसस्य खंडाणि। असुहाणम परिणीणम असुहाणं परिणीणं अनंत भागारसस्य खंडाणि स्वपरिणीणं नेमानत्थितिरसस्य खंडाणि। असुहाणं परिणीणम् अनन्तभागारसस्य खण्डाणि सुपरिणीणमणियमानत्थितिरसस्य खण्डाणि। अनुभाग कांडक घात का स्वरूप बता रहे इसमें। असुहाणम परिणीणम अशुभ प्रकृति है। असुहाणम माने अशुभ, परिणीणम माने प्रकृति है। अशुभ प्रकृतियों का जो अनुभाग है अनंत भागा रसस खंडाणी, यानी अनुभाग खंड के माध्यम से अनंत बहुभाग का घात कर दिया जाता है। अशुभ प्रकृतियों का अनंत बहुभाग घात किससे होता है? रसस खंडाणी अनुभाग कांडक घात के माध्यम से होता है। एक अनुभाग कांडक में जितना अनुभाग है सत्ता का उसका बहुभाग खत्म, फिर दूसरा अनुभाग कांडक घात करेंगे उसमें फिर जितना शेष बचा था उसका बहुभाग खत्म, फिर जितना शेष बचा उसका फिर बहुभाग खत्म। ऐसे करते करते अनुभाग फल देने की शक्ति को भी खत्म कम कर रहे, मतलब घात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? जब अपने कर्मों के पाप कर्मों का अनुभाग कम होता जाएगा तो अपन के लिए मुक्त मार्ग का रास्ता अच्छा मिलता चला जाता है, क्योंकि अपना पुण्य बढ़ रहा है और पाप कर्म घट रहा है, उसकी फल देने की शक्ति भी घट रही है। जी अनुभाग कांडक घात तो पहले ज्यादा कम होता है, फिर धीरे धीरे कम होने में भी हीन प्रमाण कम होता जाएगा, है ऐसा? देखो ऐसा होगा, सुनो ऐसा होगा कि जैसे मान लो पहले अपना अनुभाग 1 लाख डिग्री का है, इसमें डिग्री है, इसमें निषेक है, तो एक निषेक के अंदर के परमाणु है, परमाणु के अनुभाग को इसमें घटा, इसमें नीचे वाले कम शक्ति वाले में करना है। लेकिन मान लो पहले जब अपना अनुभाग अपूर्व ग्रहण के प्रथम समय में थे उस समय अनुभाग कितना था अपना? 1 लाख डिग्री का, ठीक है। अनंत का प्रमाण हम यहाँ 4 मानते हैं, तो 4 का भाग देंगे अपन 1 लाख में, तो 4 का भाग देंगे तो एक भाग कितना आएगा? 25,000। तो
तो एक भाग रह जाए। अब 25,000 डिग्री का बचेगा, 75,000 डिग्री खत्म। फिर 25,000 बचा, तो 25,000 में अपन 4 का भाग दो, बहुआ खत्म, एक भाग बचेगा। फिर जितना बचा उसमें फिर अपन 4 का भाग दो, एक भाग शेष बचेगा और बहुआ कम हो जाएगा, क्योंकि अनंत अनुभाग में अनंत करना है। निषेकों में तपन की स्थिति असंख्यात ही निषेक रहती थे, अंतःकोटि सागर की, लेकिन वो तो असंख्यात तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अनुभाग अपना फल देने की शक्ति, एक अनुभाग में जब इतनी खत्म कर रहे हैं, सोचो कितना अनुभाग रहता है, कितना अनुभाग रहता है कि ऐसे संख्यात अनुभाग कांडक घात होते, जब जाकर के एक स्थिति कांडक घात होता है, ऐसे जब संख्यात कांडक घात हो जाते हैं पूर्वकरण में। तो दीदी अनुभाग कम बचा है तो वो कम अपने आप ही होता जाएगा। जब 1 लाख था तो उसका अनंतवा भाग, जब 25,000 रह गया तो उसका अनंतवा भाग, तो वो ऑलरेडी अपने आप ही कम होता जाएगा। हाँ, बस उसकी डिग्री करेगा अनंत में भागी, करेगा अनंत में भागी। हाँ, अनंत में भाग शेष बचेगा, फिर उसका बहुआ का शेष बचेगा। देखो इसको समझाने के लिए उन्होंने अब आगे बताएंगे इसमें, पहले इसमें इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं। अप्रशस्त जी असाता आदि प्रकृति, जिनका अनुभाग कांडक आयाम अनंत बहुआ की लाइन तो रह गई। अच्छा, स्वपरिणाम नियम, शुभ प्रकृतियों का नियम से नत्यति रसनाणी, अनुभाग कांडक घात नहीं होता, अनुभाग का घात नहीं होता, अनुभाग खंड नहीं होता। जो अभी हम देख रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें पुण्य प्रकृतियों में नहीं होगा ये काम, पाप प्रकृतियों में ही होगा। साता वेदनी आदि, नीच गोत्र आदि, जो भी जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण आदि वगैरह, उन सब में होगा। पाप प्रकृति अपनी कितनी है, कितनी है पाप प्रकृति, बोलो। 100, 101 दीदी, 100 है, 100 और पुण्य प्रकृति है 68। पाप प्रकृति है 100। अब उनमें सत्ता में होंगे ना, उसके हिसाब से सत्ता में अपन को प्रथमोपम सम्यक दृष्टि जीव की कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है, अपन ने पढ़ा पहले। प्रथमोपम सम्यक जीव, उनकी कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है उसके पास? 117 है 148। 148 की तो सत्ता हो ही नहीं सकती किसी की। नहीं, मतलब अपन पहले भूल गए हो आप लोग। इसमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती नहीं है, आहारक चतुष्क की सत्ता होती नहीं है, 5 तो यही कम हो गई, और 3 आयु की सत्ता नहीं होगी, है ना। आपने तो कहा था ना सम्यक, प्रथम ऑप्शन सम्यक के बाद। हाँ, और बताया था सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति, तो कितनी हो गई? देखो 4 और 3 आयु 7 तो वो हो गई, तीर्थंकर हो गई 8। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति की, इनकी तो सत्ता ही नहीं है। मतलब प्रथमोपम सम्यक के सन्मुख यदि कोई जीव है, तो उसमें अपन की जैसे कोई बद्यास को, वो बात अलग है, अपन अभी अब बद्यास की चर्चा, तो उसमें बताया था अपन ने कि 110 प्रकृति कम कर देंगे तो 138 की सत्ता होती है। यदि जैसे शादी मिथ्या दृष्टि जीव है तो 141 की भी सत्ता होती है, 139 की, 140 की भी सत्ता होती है। सब ढंग बनाए थे, अभी अब सब लोग भूल गए अभी उसमें। एकदम सम्यक। हाँ जी, 3 आयु की सत्ता क्यों नहीं हो सकती? वो तो हो सकती है मिथ्या दृष्टि को। आवाज माइक खोलो।
अरे एक जीव की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। यदि प्रथम समेत कोई ग्रहण कर रहा है, उसने आयु का बंध नहीं किया, तो उसकी जो भुज्यमान आयु है वही तो सत्ता में है, नहीं बांध ही नहीं है। नहीं बांध सकता है तो ज्यादा से ज्यादा फिर 2 की सत्ता रहेगी आयु की। पहले आयु बंद कर लिया, फिर प्रथम सम्यक दर्शन कर रहा, तो 2 आयु की सत्ता रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन आहारक चतुष्की और तीर्थंकर की सम्यक मिथ्या यानी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उस आहारक चतुष्की चलो बोल दीदी आवाज नहीं आती। भी कर रहे हैं ना, स्थान चेंज कर रहे हो वहाँ। आपके यहाँ जी दीदी के यहाँ कुछ काम चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ महाराज जी वगैरह आते हैं ना अभी, और वैसे भी इस समय काम ही चलता है यहाँ मंदिर में। हम नीचे आके इसलिए पढ़ाते हैं, नीचे थोड़ा सा सही रहता मंदिर में। लेकिन हाँ, तो बताओ, अब बोलो, अब बोलो। तीर्थंकर प्रकृति होगी, सम्यक मिथ्यात हो गया, सम्यक प्रकृति हो गई। 7 की तो नहीं होगी, लेकिन 141 की तो हो सकती है, मैं ये कह रहा था। यदि बद्धायुष्क है और शादी मिथ्या दृष्टि जी है और उद्वेल नहीं की है, तो 141 की सत्ता हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें सत्ता उदाहरण है कि जितनी प्रकृतियों की इसमें सत्ता है, तो इतनी प्रकृति की सत्ता वाला वो जीव है। वो तो हमने इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया आप लोगों से, लेकिन विशेष रूप से यदि देखा जाए तो इसमें ये बता रहे थे कि जो पाप प्रकृतियां हैं, इनमें भी जो पाप प्रकृतियां हैं ना, उनका ही अनुभाग कांडक घात होता है। जितनी भी पुण्य प्रकृति है उनका अनुभाग कांडक घात, ये अपन को नियम याद रखना है। पुण्य का अनुभाग कांडक घात नहीं होता। अनुभाग कभी पुण्य प्रकृतियों का मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है यहाँ पे। और वैसे तो अनुभाग का घात तो होता है ऐसे सहज में अपन लोगों के, लेकिन कांडक घात से नहीं होता। कांडक घात का अर्थ रहता है एक समय समूह के द्वारा एक अंतर्मूर्त में फिर अपन वो करते जाते हैं अपूर्व करण में यानी प्रतिकरण में वो क्रिया अपनी जो चलती रहती है, उस समय वो अनुभाग कांडक घात की बात कही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 80 नंबर की गाथा में उन्होंने विशेष रूप से यही बताया है कि अशुभ प्रकृतियों का ही अनुभाग कांडक घात बहुभाग प्रमाण एक कांडक घात से होता है। शुभ प्रकृतियों का अनुभाग नियम से नहीं होता। ठीक है, पढ़ रहे हैं उसकी। अप्रशस्त जैसे असाता आदि प्रकृति जिनका अनुभाग कांडक आयाम अनंत बहुभाग मात्र है। अपूर्व कर्ण के प्रथम विषय समय विषय जो पाइए अनुभाग सत्य ताको अनंत का भाग दिए, तहाँ एक कांडक करे बहुभाग घटावे हैं, एक भाग अवशेष राखे हैं। यही प्रथम खंड भया, या को अनंत का भाग दिए, दूसरे कांडक कर बहुभाग घटाइए हैं, एक भाग अवशेष राखे हैं। ऐसे एक एक अंतर मूल कर एक एक अनुभाग कांडक घात हुए है। तहाँ एक अनुभाग कांडोत्करण काल विषय समय समय प्रति एक एक फाली का घटाना हुए है। बहुरी साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात नियमते नहीं। क्या कहते हैं इसमें कि एक एक निषेध के अंदर अपन के जो स्पर्धक वगैरह है उनमें गुणहानि वगैरह है जो है तो उनके अंदर जो ज्यादा अनुभाग वाली स्पर्धक है उनके कर्म प्रमाणों को उठा करके जो कम स्पर्धक वाली गुणहानि वगैरह है उनके अंदर डालता। तो उसमें जहाँ डालता है वहां उसको जैसे अपन ने
स्थिति में किया था स्थिति कांडक घात में, ऐसे इसमें भी करना है। जहाँ के परमाणु उठा रहे हैं, मतलब इसमें ऐसे त्रियक में लेना है अपन को, तो उनके परमाणु को उठा करके ठीक उसके नीचे के उसमें नहीं देंगे स्पर्धकों में, कुछ स्पर्धकों में नहीं देंगे गुणहानि आयाम जो स्पर्धक है, और जो नीचे स्पर्धक है उनमें देंगे। तो जिनमें देंगे उनको निक्षेप कहेंगे, जिनमें नहीं देंगे उन्हें अतिस्थापना करेंगे, और जिनके द्रव्य को उठा रहे हैं उसको अनुभाग कांडक घात में उठा रहे हैं ऐसा कहेंगे। तो इस प्रकार से आगे इस चीज को आगे भी बताएंगे। प्रत्येक अनुभाग के पतन होने के बाद जो अनुभाग सबसे शेष रहता है उसके अनंत अनुभाग पूर्ण अनुभाग को लेकर उसके अगले अनुभाग कांडक की रचना होती है, जिसका एक स्थिति कांडक घात के संख्यात हजार विभाग प्रमाण अंतर्मुख काल में पतन होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। इसलिए विशेषता है कि इस प्रकार अनुभाग का घात अप्रशस्त प्रकृति का ही होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का नहीं होता है। तो अपन को यदि जिन लोगों को नहीं आए समझ में तो कुछ नहीं समझो, बस इतना समझो फलदान शक्ति जो ज्यादा थी उसकी बहुभाग शक्ति को अपन ने नष्ट कर दिया एक कांडक से। अब एक भाग ही शेष रह गई। जैसे हमने बताया था कि 1,00,000 डिग्री की शक्ति थी, तो हमने 25,000 डिग्री की तो शेष बची हमारी, और या इसको कह दो 80,000 डिग्री को तो हमने घटा दिया। 5 अपन अनंत का प्रमाण या 5 मानेंगे तो फिर अपन के पास कितना बचा? 20,000 डिग्री का एक भाग बचा। अब 20,000 डिग्री में फिर अपन 5 का भाग देंगे तो फिर कितना आएगा? बहुभाग कितना आएगा 20,000 में? बोलो 16,000। हाँ, तो 16,000 को खत्म कर देंगे, 4,000 बचेगा। अब 4,000 बचा तो फिर 3,000 को खत्म कर देंगे, 1,000 बचेगा। नहीं, 32,000 घटेगा, 800 बचेंगे। हाँ, तो इस प्रकार बहु भाग उसको खत्म करना है अपन को। इस प्रकार से खत्म करते करते अपना जो अनुभाग शेष बचता है बचेगा, तुम कह रहे उसका अनंत में भाग बचेगा। एक ही अनुभाग में अनंत में भाग बचना है, तो और इतने सारे कांड को गाथा तो उसमें भी ऐसे ही बचेगा। आगे 81 नंबर की गाथा में देखो, रसगद पदेश गुणहाणी, रसगद पदेश गुणहाणी, ठाणक फड्याणी थोवाणी, ठाणक फड्याणी थोवाणी, ऐथावणे खेवे, ऐथावणे खेवे, रसखंडेणंत गुणे कमा, रसखंडेणंत गुणे कमा, रसगद पदेश गुणहाणी, ठाणक फड्याणी थोवाणी, ऐथावणे खेवे, रसखंडेणंत गुणे कमा। रसगद पदेश गुणहाणी, ठाणक फड्याणी थोवाणी, ऐथावणे खेवे, रसखंडेणंत गुणे कमा। अब इसमें कह रहे रसगत माने अनुभागगत, प्रदेश गुणहानि। अनुभागगत एक प्रदेश जो गुणहानि है उसके अंदर एक प्रदेश गुणहानि ठाण माने स्थान में, फड्याणी माने स्पर्धक, थोवाणी स्पर्धक सबसे कम होते हैं। एक गुणहानि के जो स्पर्धक हैं वो सबसे कम है। फिर कह रहे हैं उसमें भी अति स्थापना जो है, जिन गुणहानि को हम अति स्थापना रूप कर रखेंगे वो उससे कितनी है? वो उससे अनंत गुणी है। तो अति स्थापना की अपेक्षा से जो निक्षेप जिनमें हम देंगे द्रव्य वो उससे अनंत गुणे हैं। और जिनका हम रसखंड, जिनका हम अनुभाग कांडक घात करेंगे, मतलब जितने स्पर्धकों को उठाएंगे, जैसे अपन ने स्थिति में उठा रहे थे 8 में से उठा रहे थे, ऐसे यहाँ पर हम जितने स्पर्धकों के द्रव्य को नीचे करेंगे वो कितना? वो उससे अनंत गुणा है।
तो इससे क्या हो गया कि अनुभाग कांड का घात जब हम कर रहे हैं तब उसके ठीक नीचे जो अति स्थापना है वो अति स्थापना सबसे कम तो क्या है, एक गुण हानि आयाम का जो काल है उसमें जो स्पर्धक है वो सबसे कम है, क्योंकि अति स्थापना रूप जो स्पर्धक है वो उससे ज्यादा है, वो कई गुणानी प्रमाण है, और उससे भी ज्यादा गुणानी प्रमाण कौन है, निक्षेप रूप है, और उससे भी गुणानी प्रमाण कौन है, तो वो कह रहे हैं जिसका हम खंडन कर रहे हैं, जिसका अनुभाग हम घात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चार चीजें हो गई। सबसे कम कौन सी है, तो कह रहे हैं एक गुणहानि के स्पर्धक सबसे कम है, फिर उससे अनंत गुणे अति स्थापना रूप स्पर्धक है, उससे अनंत गुणे निक्षेप रूप स्पर्धक है, और उससे भी अनंत गुणे अनुभाग कांड आयाम का प्रमाण है। ठीक है, राखा से आ रहा समझ में। रसगत माने अनुभागगत प्रदेश गुणहानि स्थान के एक प्रदेश गुणहानि स्थान की स्पर्धक भूवाणी सबसे कम है, उससे ज्यादा उससे अनंत गुणे के स्थावण माने अति स्थापना, उससे ज्यादा निक्षेप माने निक्षेप की, उससे भी ज्यादा रसखंड है ना अनुभाग कांडक आयाम का प्रमाण, उससे अनंत गुणा है। ऐसे शब्द वो तो सरल है, अपन को भाव समझ में आना चाहिए। भाव आसना से क्या कह रहे हैं कि जैसे अपन ने स्थिति में लगाया था कि अपन की निषेक रचना जो थी, तो इस स्थिति में तो निषेक रचना होती है, लेकिन अनुभाग में निषेक रचना से कथन नहीं होता है, अनुभाग में स्पर्धक कथन होता है, स्पर्धक के अनुसार अपन उसका अनुभाग लगाते हैं। तो एक ही निषेक के अंदर अनंत जो कर्म परमाणु होते हैं उनमें ही कुछ परमाणुओं में सबसे कम फलदान शक्ति होती है, उसको अपन कहेंगे उन परमाणुओं के वर्ग को कहेंगे वर्गणा, और फिर एक अविभाग प्रत्येक ज्यादा होगी उसको द्वितीय वर्गणा, फिर तृतीय वर्गणा, ऐसी कई वर्गणाओं का एक स्पर्धक होगा, वो कई स्पर्धकों की एक गुणहानि होती है। ठीक है, तो ऐसी नाना गुणहानि रूप रचना होती है। तो जैसे क्या होता है, शुरू वाले जो स्पर्धक होते हैं अपन जैसे लगाएंगे तो उसमें सबसे कम अनुभाग फलदान शक्ति होती है, क्योंकि उनकी जघन्य वर्ग है, जिनमें सबसे कम फल देने की शक्ति अविभाग प्रतिच्छेद है, उनको अपन ने जघन्य वर्ग कहा, उन वर्गों की वर्गणा कहा, और उनके ही स्पर्धकों को फिर अपन ने गुणहानि कहा। तो नीचे वाले जो गुणहानि होगी उनकी फलदान देने की शक्ति कम रहती है। तो इस प्रकार अनुभाग स्पर्धा ज्ञानी अनुभाग। हाँ, कहीं भी कथन तुम लोग समझो कि स्पर्धक की जहाँ बात करेंगे वो अनुभाग की जहाँ बात करेंगे वहाँ स्पर्धक की बात करेंगे, और जहाँ स्थिति की बात करेंगे वहाँ निषेक की बात करेंगे। क्योंकि जैसे हमने बनाया कि 48 निषेक, 48 समय की स्थिति है, क्योंकि एक एक निषेक एक एक समय में जो कर्म परमाणु उदय में आना है उसको हमने निषेक कहा है। तो एक एक समय में आना हमारे 48 निषेक बन गए, हमारे 48 समय की स्थिति है। अब एक प्रदेश में दीदी हमने जो पढ़ा पहली लाइन में, एक प्रदेश में सबसे कम स्पर्धक ये माने जे नहीं, अब ये स्पर्धक की बात बता रहे हैं। अब जो एक निषेक है अपना, एक निषेक माना जैसे 48 समय की स्थिति थी ना, तो सबके अंदर एक एक निषेक, ऐसे 48 निषेक है, तो एक निषेक में अनंत अनंत परमाणु हर निषेक में, इनकी एक निषेक में सबसे कम अनुभाग ये माने, एक निषेक में नहीं, एक निषेक में अनंत परमाणु है, उन अनंत परमाणु में कुछ परमाणुओं में जिनमें सबसे फलदान शक्ति कम है ना, उनके वर्गणा स्पर्धक बना के एक पहली गुणहानि बनाएंगे, फिर दूसरी गुणहानि बनाएंगे, तीसरी, ऐसी अनंत गुणहानियां बनाएंगे एक ही निषेक में से। क्योंकि हर जितने परमाणु में बहुत सारे परमाणु है, अनंत परमाणु है, अनंत, जैसे 6300 परमाणु है मान लो एक निषेक में, तो अब 6300 परमाणु की अपन गुणहानि बनाएंगे। जैसे अपन ने स्थिति में तो जैसे वैसे बनाई थी है ना, वो मतलब 6300 परमाणु थे, वो एक 48 समय के निषेकों में अपन ने 6300 परमाणु माने, लेकिन हम एक ही निषेक में 6300 परमाणु मानना। अब उसकी हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे 512, 480, ऐसे ऐसे करके 512 वर्गों का एक वर्गणा बनेगी, फिर 480 वर्गों की एक वर्गणा बनेगी, ऐसी वर्गणा। तो वर्ग आगे आगे में क्या होगा, परमाणु की संख्या कम होती जाएगी, फलदान शक्ति बढ़ती चली जाएगी।
तो लास्ट का जैसे 9 परमाणु वाला जो अपन का वर्गणा होगी उसमें सबसे ज्यादा फलदान शक्ति होगी, फल देने की शक्ति रहेगी। तो ये सबसे कम कहाँ मानेंगे? सबसे कम 512 परमाणु में है। 500। ठीक है, वो पहली वर्गणा है। फिर दूसरी वर्गणा है, ऐसी कई वर्गणाओं को हमने एक स्पर्धक माना है ना। उसमें मतलब तुम लोगों को अनुभाग थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस अपन को क्या फलदान शक्ति देना है, इसमें डिग्री लेना है। ये आपने बताया था ना, ऊपर परमाणु कम और अनुभाग ज्यादा है, वो तो ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही कहेंगे, लेकिन इसमें एक ही निश्चित ऊपर के परमाणुओं में फल जो परमाणु की संख्या कम रहेगी तो फलदान शक्ति ज्यादा रहेगी। एक ही निश्चित 512 में सबसे कम। हाँ, अब क्या उसमें मान लो हमने बताए थे कि 8 अविभाग प्रतिच्छेद के हैं, तो 512 को 8 से गुणा करेंगे। लेकिन अब जो 480 वाले हैं परमाणु की जो इस वर्गणा है उसमें 9 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो 9 को हम 480 से गुणा करेंगे तो उसमें फलदान शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मतलब क्योंकि यहाँ तो अपन 480 से कम लेना है, लेकिन यहाँ अपन की कम संख्या ले रहे तो ना भी बढ़े, लेकिन वहां तो अनंत में है, तो अनंत गुणे हो जाती ना, तो वो बढ़ जाती है बहुत सारी शक्ति, है ना। ऐसे लास्ट वाले जो वर्गणा रहेगी उसमें सबसे ज्यादा शक्ति रहती है। ये जो इन्होंने कहा कि दू का अति स्थापना रूप जो है उसमें उससे ज्यादा है, तो जो अति स्थापना रूप यहाँ पे कैसे मानेंगे? हाँ, अब उसको तुम सुनो, एक बार फिर से सुन लो। हम मान रहे हैं इसमें गुणहानियां। गुणहानियां अपनी कितनी है? मान लो कि 28 स्पर्धक हैं अपने, हैं, और एक एक स्पर्धक में एक मतलब गुणहानि में 2 स्पर्धक हैं। कितने स्पर्धक हैं? 2 स्पर्धक है, ठीक है। तो 2 स्पर्धक की एक गुणहानि बनेगी, तो 28 स्पर्धक की कितनी गुणहानि बन जाएंगी? 14। कितनी सरल है, 14 बन जाएंगे। अब अपन देखो इसको लेते हैं प्रारंभ की जो 2 अपन मानेंगे 2 स्पर्धक की एक गुणहानि, तो प्रारंभ की जो नीचे वाली शुरू जिनमें अविभाग शक्ति कम है वो अपने निक्षेप रूप है, वहां की फलदान शक्ति कम है। तो ऐसे 8 स्पर्धक यानी 4 गुणहानि वो निक्षेप रूप है, ठीक है। और उसके ऊपर 2 गुणहानि यानी 2 गुणहानि यानी 4 स्पर्धक। इसमें 8 स्पर्धक है निक्षेप में, तो उसमें कितने स्पर्धक है? 4 स्पर्धक। और गुणहानि कितनी है? 2 गुणहानि है, ठीक है। तो अपन की कितनी हो गई? 4 गुणहानि और 2 गुणहानि 6 हो गई ना। अब बचे अपने कितने? 8। तो फिर 8 गुणहानियां जो है उन्हें स्पर्धक कितने हैं? 16। इन 16 स्पर्धकों के पूरे परमाणुओं को अपन को एक अंतर्मूर्त में खत्म करना है। ये 16 स्पर्धक अपन का अनुभाग कांडक आयाम का प्रमाण है ना। तो इन 16 स्पर्धकों के परमाणु को पहले समय में हमने क्या किया, इसके ठीक नीचे अति स्थापना वाले में नहीं दिया, और जो निक्षेप रूप में उसमें डाल दिया। फिर दूसरे समय में डाला, तीसरे समय में डाला, और चौथे 4 समय का अपना अंतर। और चौथे समय में जितने जो परमाणु थे ना 16 स्पर्धक के कर्म परमाणु, ये सारे के सारे हमने 8 स्पर्धकों में डाल दिए 4 गुणहानि में। तो अपना क्या हुआ? पूरा का पूरा द्रव्य, यहाँ जो ज्यादा शक्ति वाला द्रव्य था, शक्ति अंश वाले द्रव्य, वो सबसे कम शक्ति अंश वाले में पहुंच गए। अब अपन के पास बचे कितने? अब गुणहानि अपने स्पर्धक की यदि देखे जाए तो अपन की बस इतनी सी बची। ये तो पूरा अपन ने एक बहुभाग खत्म ही कर दिया, इसलिए हमारा बहुभाग अनुभाग खत्म। ऐसे हर बार करते चले जाएंगे, जितने फिर बचेंगे फिर उनको क्या कर देंगे, उनको इसमें अति स्थापना में उससे कैसे ज्यादा हुए? अति स्थापना कम है, इसलिए उन्होंने कहा ना एक गुणहानि में स्पर्धक कम, सबसे कम क्या है? एक गुणहानि में। तो अपने एक गुणहानि में 2 माने, ठीक है, तो वो सबसे कम है। अच्छा, अति स्थापना में हमने 2 माने तो वहाँ पे 4 है, तो इसलिए वहाँ ज्यादा हो गया। इसलिए एक गुणहानि की अपेक्षा से, स्पर्धकों की अपेक्षा से अति स्थापना रूप स्पर्धकों की संख्या अनंत गुणे। हाँ,
और उससे इसलिए ज्यादा वो चार है, क्या होगा? वो दो गुणानी प्रमाण है, 4 उसमें स्पर्धक निषेध है। होगा। और 8 आपन की यदि देखा जाए 8 स्पर्धक है, यानी 4 गुणानी, वो निक्षेप रूप है। और उसमें तो उससे इसे ज्यादा हो कितनी गई अच्छी गणित। अतिस्थापना से ज्यादा। हाँ और जिसका हमने अनुभाग कांडा घात किया है उसमें तो सबसे ज्यादा थे ही, तो इसलिए वो उससे भी ज्यादा हो गया। तो देखो अपन ने इसमें 28 स्पर्धक बनाए हैं, तो इसकी गणित देखो कितनी अच्छी बैठ गई। एक गुणहानि में 2 स्पर्धक हैं, तो कह रहे एक गुणहानि के स्पर्धक सबसे कम है, ठीक है। फिर उससे कह रहे हैं उस गुणहानि के स्पर्धकों से अतिस्थापना रूप स्पर्धक वो 4 हैं। तो एक गुणहानि में 2 स्पर्धक, 2 गुणहानि है, इसलिए इसके 4 उससे अनंत गुणे हैं। फिर अतिस्थापना से निक्षेप रूप स्पर्धक जो है वो 8 है, इसलिए वो इससे अनंत गुणे हैं। अब निक्षेप से अनुभाग कांडक आयाम का जो घात करना है, कांडक आयाम का प्रमाण, वो उससे अनंत गुणा है, वो 16 है। ठीक गणित बैठ रही ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 अनंत का प्रमाण 2, अनंत का प्रमाण अपना क्या मानना है? 2 2। हाँ, वैसे उसमें है ना, इनकी सुजाता जी वाली में भी और इनमें विकास छावड़ा वाली पुस्तक में चार्ट बना, कल भेज देंगे हम इस चार्ट को, कि इस प्रकार से। पहले तो अपन को यही समझ में नहीं आता था, सही बता, हमें भी नहीं आता था। हमने कितने साल तक पढ़ लिया था कि अनुभाग की रचना कैसी होती है। हम ऊपरी स्थिति यही कि निषेकों में अनुभाग की रचना को बनाते थे। फिर बाद में समझ में मतलब इसमें समझाया, क्योंकि इसमें जब अनंत अनंत, तो हमने कही स्थिति तो असंख्यात होती है, अनंत क्यों कह रहे? तो एक दिन हमने पंडित साहब से भी पूछा कि मतलब अनंत क्यों कह रहे? जब अनंत समय की स्थिति नहीं है, फिर क्यों कह रहे इसको अनंत गुणे अनंत स्पर्धक अनंत स्पर्धक? समझ में ही नहीं आई थी। फिर बाद में जब हमने सुजाता जी वाली पुस्तक पढ़ा, उनकी वो देखी, तब हमें समझ में आई कि इसको त्रियक एक निषेक के अंदर, हर निषेक के अंदर के लेना है। इसको अपन को ऐसे बनाना है, एक ही निषेक, एक ही स्थिति के निषेक में, जो अभी जैसे अपन को कोई निषेक उदय में आना है, उसी स्थिति के निषेक में अनंत स्पर्धक है, अनंत गुणहानि है। एक एक गुणहानि में इतने स्पर्धक है, इतनी सी वर्णना, इनको बनाना है। तब समझ में आया था, नहीं तो उसके पहले तक तो हमें भी नहीं आता था इस समझ में। बहुत बाद में समझ में आया, जबकि हमने जीव कांड सब पढ़ लिए थे। ये जो आपने हमें भी जो उदाहरण समझाया दीदी, ये एक स्पर्धक की अपेक्षा है ना, एक निषेक की अपेक्षा, एक निषेक की अपेक्षा, एक निषेक में अनंती गुणहानियां हैं और एक गुणहानियों में अनंत स्पर्धक है। एक स्पर्धक में अनंती वर्गणा है और एक वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद है, वर्ग है, वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ रहे तो आएगा, ये तो समझाने के लिए बताया। अब देखो, अब इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं, उससे आएगा समझ में। अनुभाग को प्राप्त 81 नंबर की गाथा का हिंदी। अनुभाग को प्राप्त ऐसे कर्म परमाणु संबंधी एक गुणहानि विषय स्पर्धक का प्रमाण तो स्तोक है, कम है, क्योंकि अपन ने 2 माना उसको। ताते अनंत गुणे अतिस्थापना रूप स्पर्धक है, अपन ने 4 माने। ताते अनंत गुणे निक्षेप स्पर्धक है, ये 8 माने हैं। और ताते अनंत गुणा अनुभाग कांडक आयाम है, ये अपन ने 16 माने हैं। पूरे 28 का अपना हो गए, 28 स्पर्धक है मान के एक निषेक के अंदर, तो इस प्रकार से उसके हो जाएंगे। कर्मन के अनुभाग विषय स्पर्धक, अब देखो ध्यान से सुनना, कर्मन के अनुभाग विषय स्पर्धक रचना है, तहाँ प्रथमादि स्पर्धक स्तोक अनुभाग युक्त है, ऊपर के स्पर्धक बहुत अनुभाग युक्त है, तहाँ 3 सर्व स्पर्धकन को अनंत का भाग दिए, बहुभाग मात्र जीव ऊपर के स्पर्धक, तिनके परमाणु को एक भाग मात्र जे निचले स्पर्धक, 3 विषय के ऊपर के स्पर्धक छोड़, यानी अतिस्थापना स्पर्धक छोड़, अवशेष निचले स्पर्धक अनुरूप परिणाम आवे हैं। तहाँ केतिक परमाणु पहले समय विषय परिणामे हैं, केते के दूसरे समय परिणामे हैं। ऐसे अंतर्मुख काल कर सर परमाणु परिणामाई, तिने ऊपर के स्पर्धकन का अभाव किया। अब जो अपन ने 16 स्पर्धक लिए तो खत्म, उनकी शक्ति खत्म,
सब नीचे वाले स्पर्धकों जो 8 स्पर्धक थे उनकी बराबर शक्ति कर दी अपन ने। यहाँ समय समय प्रति जो द्रव्य ग्रहा ताका तो नाम थाली है, ऐसे अंतर्मुक्त कर जो कार्य किया ताका नाम कांडक है, अनुभाग कांडक है ना। जिस कांडक कर जिन स्पर्धकन का अभाव किया सो कांडक आयाम है बहुरी। इनका द्रव्य को जे कांडक घात भये पीछे अवशेष स्पर्धक रहे तीन विषय तीन प्रथमादि स्पर्धकन विषय मिलाया ते तो निक्षेप रूप है, और जिन ऊपर के स्पर्धक विषय ना मिलाया यानी कांडक घात के नीचे वाले स्पर्धकों में से नहीं मिलाया और नीचे विषय मिलाया तो कह रहे मिलाया ते अतिस्थापना रूप, नहीं मिलाया तो अतिस्थापना। बिल्कुल स्थिति जैसी रचना नहीं करना अपन को है ना, जैसे अपन ने स्थिति में समझा ऐसे अनुभाग में बस कुछ भी अंतर ये फर्क है कि जो स्थिति में निषेध है हमारे उनमें एक एक निषेध में जो अंदर जो अनुभाग है उनका हमें ये रचना बनानी है। हाँ, उनकी रचना करना है ऐसी, बस इतना ही सा समझना है। इतना आ गया ना तो आ जाएगा, क्योंकि एक एक में अनंत परमाणु है और अनंत परमाणु में अब जो अपन की जो सब यहाँ पे ऐसे में त्रिक में बनेंगे, अपन ऐसे ऊर्ध्व बनाते हैं वो स्थिति में बनेगी, क्योंकि स्थिति ऊर्ध्व क्यों, तो वो एक एक समय के बाद उदय में आती है ना। और निषेध क्या होता कि वो एक निषेध उदय में आएगा फिर दूसरा आएगा तो उसकी 2 समय की स्थिति, अब तीसरा निषेध उसकी 3 समय की स्थिति। मान लो 48 निषेध है तो लास्ट के निषेध की 48वां निषेध है। लेकिन अब जो एक समय में उदय में आ रहा है वो अपन ने असंख्यात भाव में बांधा हुआ कर्म एक निषेध में है ना, हर निषेध में है, तो वो एक एक निषेध में अपनी स्थिति के अनुसार वो सेट हो गया। तो अब वो क्या हुआ, उसके जो अनंत परमाणु है उनकी हम अनुभाग उनकी हम रचना करेंगे, गुण है गुणहानि आयाम वगैरह करके उसमें जो परमाणु से कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी फल देने की शक्ति को हमें कम कर रहे हैं जो पाप प्रकृति है। हाँ, और पाप प्रकृति वाले स्पर्धकों की शक्ति को कम करना है। अनुभाग बस इतना ही समझ लो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ नहीं तो फिर उलझ जाओगे तुम। अनुभागत एक प्रदेश गुणानी में देखो कितने अच्छे से समझा है। अनुभागत एक प्रदेश गुणानी में जितना अनुभाग होता है उसे अनुभागत प्रदेश गुणानी स्थान कहते हैं। एक प्रदेश गुणानी मतलब हमने एक ही निषेध के अंदर जो गुणानी बनाई है, ठीक है, हमने अनंत परमाणु का ऐसे जैसे विभाग कर दिया, 6300 परमाणु थे तो 512 480 ऐसे करके हमने मतलब 2 वर्गणाओं का एक स्पर्धक बना लिया, तो ऐसे करके अपन ने इसकी गुणानी रचना कर दी। इनमें कह रहे इसमें अनुभाग स्पर्धक सबसे स्तूप होकर भी अवयवों से अनंत गुणे, देखो कह रहे हैं अनुभाग स्पर्धक सबसे स्तूप होकर के भी अवयवों से अनंत गुणे, और मतलब एक हानि वाले जो है एक प्रदेश गुणाने वाले कह रहे हैं अवयवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होते हैं। इनसे अति स्थापनागत अनुभाग स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं। अपकर्षण के समय में जो अनुभाग स्पर्धक अति स्थापना रूप रहते हैं अर्थात जिन अनुभाग स्पर्धकों को उल्लंघन करके उसके नीचे के अनुभाग स्पर्धकों में निक्षेप किया जाता है वे अति स्थापना रूप है। और अनुभाग स्पर्धक अनुभागगत एक प्रदेश गुण हानि संबंधी स्पर्धकों से अनंत गुणे होते हैं, ठीक है, अति स्थापना ऐसे यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि इन अतिस्थापना रूप स्पर्धकों से अनुभाग संबंधी अनंत प्रदेश गुणहानियां पाई जाती हैं। अतिस्थापना में एक गुणहानि थोड़ी ना है, एक गुणहानि में तो स्पर्धक अपन ने 2 माने, अब ये तो 2 गुणहानि कह रहे हैं अपन ने मान लो तो 4 स्पर्धक हो जाएंगे। तो इनमें इनसे जिनमें आकर्षित द्रव्य का निक्षेप होता है वे निक्षेपगत अनुभाग स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं। इनसे आकर्षण के लिए कांडक रूप से ग्रहण किए अनुभाग स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं, क्योंकि अपूर्व कण के प्रथम अनुभाग कांडक के पतन समय जो अनुभाग सत्य होता है उसमें द्विस्थानीय अनुभाग सत्य के अनंत में भाग को छोड़कर प्रथम अनुभाग कांडक घात में शेष सब अनुभाग सत्य का ग्रहण हो जाता है। आगे के अनुभाग कांडक घात में भी उत्तरोत्तर शेष रहे अनुभाग सत्य को ध्यान में रखकर इसी विधि से विचार कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि एक एक अनुभाग कांडक के पतन द्वारा अनुभाग बहुभाग प्रमाण अनुभाग स्पर्धकों का पतन होता है। बहुत सरल है ऐसे, यदि अपन भाषा सरल भाषा में कुछ नहीं, फल देने की फलदान शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एक अनुभाग में अपन बहुभाग खत्म कर देते हैं। स्थितियों में अपन ऐसा इतना कम नहीं कर पा रहे थे, मात्र फल का संख्यात्मक भाग स्थिति खत्म कर रहे थे एक कांडक से।
लेकिन फल देने की शक्ति तो इतनी ज्यादा है, इतनी अनंत अनंत में रहती है कि उसको एक ही अनुभाग में अपन ने बहुभाग खत्म कर दी। अब एक भाग बची, उसमें भी फिर बहुभाग खत्म करेंगे, फिर एक भाग बची, फिर उसमें भी बहुभाग कर, यानी उसमें बहुभाग का घात होता है। बस इतना समझ लो कि अपन की विशुद्धि के बढ़ने से अपना कितना फल देने की शक्ति कितनी घटती चली जाती है, बस ऐसी घटती चली जाती है। सब निषेकों में से है ना, हम बात एक निषेक की, ऐसे ऊपर की जितनी स्थिति के निषेक है उनमें से सब निषेकों की शक्ति एकदम कम कर देंगे, यानी जितने भी निषेक ऊपर के भी है ना, उन सब निषेकों का बहुभाग निचले वाले निषेकों में, निचले वाले उसमें स्पर्धकों में डाल देंगे, निषेकों में नहीं, यानी हर निषेक की में अलग अलग करना है, तो पूरे सब में एक साथ कर देंगे ऐसे। ठीक है, पकड़ में आए कि नहीं आज? मोटा मोटा पकड़ में आया दीदी, मोटा मोटा नहीं, इसमें बस ये सोच लो कि फल देने की शक्ति, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है ना कि अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्गना, वर्गना के समूह को स्पर्धक, और स्पर्धक के समूह को गुणानी, गुणानी के समूह को यदि अपन कहते हैं नाना गुणानी। इस रूप से अपन ने पढ़ी है पहले परिभाषाएं, बस उनको ही अपन को अब जी ऐसे मिला, स्थिति में भी ऐसे बनती हैं, लेकिन अपन अभी जो बनाएंगे ना अनुभाग वाले, वो ऐसे में बनाएंगे। ठीक है दीदी, हमें इतना समझ में आया है, जो स्थिति में निषेक है, एक एक निषेक, उनकी हमने अनंत में भाग जो अनुभाग था उसको कम कर, अनंत विभाग नहीं, अनंत बहुभाग खत्म, बहुभाग और एक भाग कम बचा है। हाँ, एक भाग शेष बचा, फिर बहुभाग खत्म किया दूसरे कांडक घात से, फिर एक भाग शेष बचा, उसमें फिर बहुभाग खत्म किया, ऐसे करते ऐसे कितने होंगे कि संख्यात हजार जब हो जाएंगे तब जाकर के एक स्थिति कांडक घात होता है। और ऐसे ऐसे करते करते जब स्थिति कांडक घात भी संख्यात हजार हो जाएंगे, एक पूरे अपूर्वकरण के काल में, यानी अपूर्वकरण का जो काल है उसमें स्थिति कांडक कितने होते हैं? संख्यात हजार। और एक एक स्थिति कांडक में अनुभाग कांडक घात कितने होते हैं? संख्यात हजार। बस इतनी सी परिभाषा याद रख लो, कुछ ज्यादा उसमें नहीं जाओ, गणित में मत जाओ, सोचो कि अपना फलदान है ना, कर्मों की फलदान शक्ति घट रही है, हाँ, एक एक अंतर्मुख में बहुभाग खत्म कर रहे हैं, बस इतना समझ लो। ठीक है, स्तुति भैया। यदस्मता तद्वाक्यहीनं मया प्रमादाद् किंचिन्नस्तं तन्मे समित्वा विदधातु देवी सरस्वती ते बलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुधि आत्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतितवस्तुदाने ममास्तु देवी। जय बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की, सभी को जय जय, दीदी को वंदना। दीदी को वंदना।